हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव। हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने इतिहास विषय के संगम युग नामक टॉपिक से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को रखा है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहद पसंद आए। साथियों, एक बात और, ये हम लोग का लगभग 6वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, पिछली प्रैक्टिस सेट की भांति ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा, बी अरिकामेड, सी रंगापुर, डी सतारा। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है अरिकामेड, यानी रोमन बस्ती जो है वो अरिकामेड से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, संगम युग में बेली क्या था? संगम युग में बेली क्या था? ए है उस समय का सिक्का, बी भूमि मापन का एक पैमाना, सी कृषि कर, डी एक साहित्यिक कृति। तो साथियों, इसका राइट आंसर है भूमि मापन का एक पैमाना, यानी संगम युग में बेली जो शब्द था वो भूमि मापन का एक पैमाना था, यानी भूमि मापन का एक स्केल था। बेली भूमि मापन का एक स्केल था, स्केल का नाम था बेली। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है? 1 कावेरीपत्तनम, 2 कोरकै, 3 मुसिरी, 4 तोंडी। आप अपने सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो साथियों, देखते हैं कौन सा बंदरगाह जो था पूर्वी तट पर स्थित था। तो साथियों, कावेरीपत्तनम जो था वो पूर्वी तट पर था और कोरकै जो था वो पूर्वी तट पर था, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। मुसुरी और तोंडी पूर्वी तट पर स्थित नहीं था। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ए वाला। अगला प्रश्न है, संगम सहित में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है। तोलकप्पियम एक ग्रंथ है। ए तमिल कविता का, बी तमिल व्याकरण का, सी तमिल वास्तुशास्त्र का, डी तमिल राजशास्त्र का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है तमिल व्याकरण का, यानी तोलकप्पियम जो है एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है। 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है? ए है सतनार ने, बी कपिलर, सी अगस्त, डी मामूल नार। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मामूल नार, यानी मामूल नार ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। मामूल नार जो थे वो क्या थे? तमिल कवि थे, तमिल कवि थे, संगम युग के तमिल कवि थे। अगला प्रश्न है, अरिकामेड से कौन सा मृदभांड नहीं प्राप्त होता है? ए है एरिटाइन, बी है एम्फोरे मदिरा पात्र, सी है चक्रांकित मृदभांड, डी है चित्रित धूसर मृदभांड। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है चित्रित धूसर मृदभांड, यानी अरिकामेड से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त नहीं हुए हैं।
चित्रित धूसर मृदभान की बात की जाए साथियों, तो चित्रित धूसर मृदभान जो हैं वो संगम युग के पहले प्राप्त हुए हैं, युग के पहले। प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, शिल्पाधिकारम का लेखक था। ए इल्गो अडिगल होगा, इल्गो अडिगल, बी परडर, सी करिकाल, डी विष्णु स्वामिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है इल्गो अडिगल, यानी शिल्पाधिकारम के लेखक इल्गो अडिगम थे। इल्गो अडिगम। अगला प्रश्न है, सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। सूची 1 में है तिरुकुरल, तोलकप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय। 2 में है प्रेम कथा, दर्शन, वाणिज्य कथा, व्याकरण। तो साथियों देखते हैं कौन किससे सुमेलित हो रहा है। तो साथियों तिरुकुरल की बात की जाए तो ये क्या था, ये दर्शन से संबंधित था, यानी ये। तोलकप्पियम की बात की जाए तो तोलकप्पियम जो है वो व्याकरण का है, यानी 2 बी वाला हो जाएगा, सॉरी बी वाला। शिल्पाधिकारम की बात की जाए तो शिल्पाधिकारम जो हो जाएगा वो प्रेम कथा हो जाएगा, यानी सी। और मणिमेखला की बात की जाए तो मणिमेखला जो हो जाएगा वो वाणिज्य हो जाएगा, यानी डी। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3, यानी डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है। ए मदुरै, बी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी, डी अरिकामेडु। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरिकामेडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। ए अरिकामेडु, बी ताम्रलिप्ति, सी कोरके और डी बारबेरिकम होगा, ये बारबेरिकम। बाई मिस्टेक हो गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अरिकामेडु। अगला प्रश्न है, ये फोरा जार होता है एक छिद्रयुक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार, चित्रित धूसर जार, काला और लाल मिट्टी का जार। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। एम्फोरा जार होता था लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। अगला प्रश्न है, यानी 12 नंबर का, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। यानी किस तमिल ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। नंदी कलम्बकम, कलिंगतुपर्णी, पेरिय पुराणम, कुरल। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुरल, यानी कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। लघुवेद की संज्ञा दी गई है कुरल को। अगला प्रश्न है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी।
ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी बेगी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बेगी, यानी पांडराज की जीवन रेखा जो थी वो बेगी नदी थी। अगला प्रश्न है, संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? ए है कारी, बी है ओरी, सी है नल्ली, डी है पारी। तो साथियों इसका राइट आंसर पारी। अगला प्रश्न है, कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? ए चेरों की, बी चोलों की, सी शकों की, डी सातवाहनों की। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चोलों की, यानी कावेरी पत्तनम चोलों का प्रमुख बंदरगाह था, चोल का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है कुडमै माँ बारियार मनरम, कर वसूलने वाला अधिकारी, राजा का न्यायालय, भूमिकर, भूम के पैमाइश। तो साथियों कुडमै की अगर बात की जाए तो कुडमै को क्या कहा जाता था? राजा का न्यायालय। नहीं सॉरी कुडमै का संबंध जो था वो भूमिकर से था, भूमिकर। अब माँ जो था संगम युग में वह भूमि पैमाइश की एक इकाई थी। बरियार जो था कर वसूलने वाला अधिकारी था। मनरम की बात की जाए तो मनरम क्या था? राजा का न्यायालय था। यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी इस क्रम में हमारा राइट आंसर है ए, यानी 3 4 1 2। कुडमै जो था साथियों वो भूमिकर था। संगम युग में भूमिकर को कुडमै कहा जाता था। अब माँ जो था वो भूम के पैमाइश की इकाई था। अब बारियर जो था कर वसूलने वाला अधिकारी था। अब मनरम जो था वो राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी? ए पुहार, बी अरिकमेडु, सी मदुरै, डी उरैयूर। तो साथियों इसका राइट आंसर है पुहार, यानी पुहार नामक स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष रूप से पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में गया था? संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में गया था? ए चोल राज्य, बी पांड्य राज्य, सी चेर राज्य, डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है पांड्य राज्य, यानी संगम युग में पांड्य राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में गया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, पांड्य शासक नेदुंजेलियन प्रसिद्ध तलैयालंगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? चोल शासक, चेर शासक, चोल एवं चेर शासक, चोल चेर तथा 5 राजाओं से। तो साथियों इसका राइट आंसर है चोर चेर तथा 5 राजाओं से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है कुरल शिल्पाधिकारम मणिमेखलय तोलकप्पियम। सूची 2 में है इल्गो अडिगल, सतनार, तोलकप्पियर, तिरुवल्लुवर। तो साथियों देखते हैं कौन सा सही है।
अगर कुरल की बात की जाए साथियों, तो कुरल का संबंध किससे था? तिरुवल्लुवर से। शिल्पाधिकारम की बात की जाए तो इसके लेखक जो थे इलगो अडिगल थे। मणिमेखला की बात की जाए तो इसके लेखक शीतले सतनार थे। तोलकाप्पियर की बात की जाए तो इसके लेखक तोलकाप्पियर थे। यानी 4, 1, 2 और 3। तो इस तरह से 4, 1, 2 और 3 हमारा ऑप्शन है ए में, यानी ए राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? 21 नंबर का प्रश्न है। ए सेनगुटवन, बी इदन जोरियल, सी करिकाल, डी नेथदल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सेनगुटवन, यानी सेनगुटवन जो था चेरवंशी शासक था। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन की पहचान किस देवता से की जाती है? ए शिव से, बी बलराम से, सी स्कंद से, डी कृष्ण से। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्कंद, यानी मुरुगन की पहचान स्कंद देवता से की जाती है। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? ए कमारा, बी पोडुका, सी सोपात्मा, डी कालची। तो साथियों इसका राइट आंसर है कालची, यानी कालची के बंदरगाह में मोती पाए जाते थे। ये कहाँ उल्लिखित है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसका लेखक जो था अज्ञात था, अज्ञात नाविक था ये, इसका नाम पता नहीं है, ये अज्ञात था और ये इतना पता था कि यह नाविक था, इसी ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा था। प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही न हो, यह कथन है। 24 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही न हो, यह कथन है। रायचौधरी, नीलकंठ शास्त्री, स्मिथ, मेगस्थनीज। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्मिथ, यानी यह स्टेटमेंट स्मिथ का है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, पदीतुपत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? पदीतुपत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी तोंडैमान। तो साथियों इसका राइट आंसर है चेर, यानी पदीतुपत्तु जो है चेर राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? ए है कावेरी, बी है पेरियार, सी है ताम्रपर्णी, डी है बैगई। तो साथियों इसका राइट आंसर है कावेरी, यानी कावेरी नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ए मलयालम, बी तेलुगु, सी तमिल, डी कन्नड़। तो साथियों इसका राइट आंसर है तमिल भाषा में, यानी संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संगम युग में प्रमुख समुद्रपत्तनम बंदरगाह था? ए पुहार, बी मुचिरिस, सी तोंडी, डी नेलकिंडा। तो साथियों इसका राइट आंसर है पुहार, यानी संगम युग में प्रमुख बिहार जो था, पत्तनम या बंदरगाह जो था वो पुहार था। अगला प्रश्न है, द्वितीय संगम का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ था? ए है कांचीपुरम में, बी है कपाटपुरम, अलवै में,
सी है मदुरा, डी है तंजावुर। तो साथियों इसका राइट आंसर है कपाटपुरम, अलवय में, यानी द्वितीय संगम का आयोजन अलवय या कपाटपुरम में हुआ था। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन तृतीय संगम के विषय में सही नहीं है। यहाँ पूछा है तृतीय संगम के विषय में सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। ये है नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे, इसमें कुरल की रचना हुई थी, इसमें पदित्तपट्टू की रचना हुई थी, इसमें तोल्काप्पियन की रचना हुई थी। तो साथियों देखते हैं कौन सा सही नहीं है। नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे, ये तो सही है। नक्कीरर तृतीय संगम जो सही था उसके अध्यक्ष थे। इसमें कुरल की रचना हुई थी, ये भी सही है। इसमें पदित्रपट्टू की रचना हुई थी, ये भी सही है। इसमें तोल्काप्पियम की रचना हुई थी, तोल्काप्पियम की रचना हुई थी, यही गलत है साथियों, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्नगी सतीत्व देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है मणिमेखले में, कुरल में, तोल्काप्पियम में, शिल्पाधिकारम में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो शिल्पाधिकारम, यानी कन्नगी सतीत्व देवी की पूजा का उल्लेख शिल्पाधिकारम में मिलता है, शिल्पाधिकारम में मिलता है। तो शिल्पाधिकारम की बात की जाए साथियों, तो शिल्पाधिकारम के जो लेखक थे वो इल्गो अडिगल थे। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन चेर राज्य के पत्तन थे। चेर राज्य के पत्तन थे पुहार, मुसरी, सालियूर, तोंडी। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों चेर राज्य के जो पत्तन थे वह थे मुसरी और तोंडी, यानी हमारा राइट आंसर है बी, 2 और 4। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में हुआ है। किस दक्षिणी भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में हुआ है। ए है पांड्य, बी है चेर, सी है सतीयपुत्र, डी है चोल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है पांड्य, यानी पांड्य राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में हुआ है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, तीसरे संगम का अध्यक्ष था नक्कीरर, इरुंडयार, तिरुपुरमेरिठ, मुदीनगरयर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है नक्कीरर, यानी तीसरे संगम का अध्यक्ष जो था वो नक्कीरर था। 35 नंबर का प्रश्न है, किस संगम लेख ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। किस संगम लेख ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। ए है अब्बैयार, बी है मामूलनार, सी है परनार और डी है रत्नार। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मामूलनार, यानी मामूलनार ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, कोरकै एवं मुदुरै प्रमुख नगर एवं पत्तन थे। ए पांड्यों के, बी चोलों के, सी चेरों के, डी होयसलों के। तो साथियों इसका राइट आंसर है पांड्यों के, यानी कोरकै एवं मदुरै जो थे पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन थे।
सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राजा, दूसरे तरफ है राजवंश। राजा जो है उदयन, जेराल, करिकाल, नेदियोन, सिंह विष्णु, चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। तो साथियों उदयन जेराल की बात की जाए तो कहाँ का राजा था? चेर का। चेर का राजा था, यानी ये। यानी इसका 1 नंबर हो जाएगा, ए का। करिकाल जो था वह चोल राज्य का शासक था, यानी 2 हो जाएगा। नेदियोन जो था वो पांड्य राज्य का शासक था, यानी 3 नंबर हो जाएगा। सिंह विष्णु जो था वो पल्लवों का शासक था, तो पल्लव राजवंश से संबंधित था, तो यानी इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 के क्रम में ए ऑप्शन हमारा सही है। आज का 38 नंबर है और अंतिम प्रश्न है कि संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है। ए है तोलकप्पियम में, बी है कुरल में, सी है शिल्पाधिकारम, डी है मणिमेखलय। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है शिल्पाधिकारम, यानी शिल्पाधिकारम में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज के जो प्रश्न थे आपको बेहद पसंद आए होंगे। साथियों हमारे इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से जो भी क्लास प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों के समक्ष, उसका मुख्य उद्देश्य यही है साथियों कि उसमें मूल रूप से यूपी, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट से संबंधित प्रश्न को रखा जाता है। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ एक बार पुनः हम आप लोगों से विदा लेते हैं और कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।